Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. Yes students, आज हम हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर दैट इज़ ए इनसाइड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उस चैप्टर को रीड आउट करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो बेटा इस चैप्टर का वैसे मीनिंग ये है कि बेसिक फॉर्मेट में हमने प्रीवियस क्लासेस में एक चीज़ देखी है, यह हमने जब पाइथन की स्टार्टिंग की थी तो हम ये जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर जब कोई यूज़र किसी भी मशीन के अंदर इनपुट को स्टोर करता है तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हम किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करते हैं। इनपुट जब मशीन में जाता है तो वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट हमें चाहिए, जो भी आउटपुट हमें चाहिए, वो आउटपुट हमें शो होता है। तो इस केस में जब कोई यूज़र किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करता है तो इनपुट इंटरनल जाने के बाद वो किस टाइप से प्रोसेस होता है, प्लस प्रोसेस होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, प्लस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या रोल हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस बेस पर काम आता है, उन सारे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे लास्ट चैप्टर डिस्कस किया जा रहा है। दैट इज़ अ मीन ऑफ इनसाइड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की जो भी यूज़र प्रोग्राम बना के किसी भी प्रोग्राम के बेस पर इनपुट को स्टोर कर रहा है तो इस इनपुट को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, प्लस उस प्रोसेसिंग को हम कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, दैट इज़ ए इनसाइड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो टॉपिक इज़ बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन। तो बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन का मतलब होता है कि व्हेन ए प्रोग्रामर राइट ए प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। A source code is written as per the some programming languages, rules, and it is easier for the human beings of the programmer to read and understand it. For a computer to understand a program must be converted to computer languages which is binary code. Yes, you hear right, binary. The language of computer is binary language. The language is first 1 and zeros. For a program to execute, it must be converted into binary code, also known as the machine code or machine language. बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में चलें तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक चीज़ हमेशा ही देखी है कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर कोई वर्क करते हैं तो वर्किंग करते समय सबसे हमेशा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं हार्डवेयर और सेकेंड पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमने देखा है कि हार्डवेयर सिस्टम के एक ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं या उन्हें हम प्रोसेस कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स हम इस मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं उन प्रोग्राम्स या उन प्रोग्राम्स के ग्रुप को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। देन जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो प्रोग्राम हम टाइप करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम करते हैं, उस प्रोग्राम लिखने के लिए जो कोड लिखा जाता है उस कोड को इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि आज कंप्यूटर सिस्टम एक बाइनरी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है प्लस एक बाइनरी मशीन है, डिजिटल मशीन है। आज हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जितना भी टास्क होता है वो सारा टास्क हमेशा 0-1 के फॉर्मेट में होता है। इट मीन्स कि आज हम ह्यूमन बीइंग हैं, आज हम अल्फ़ाबेट समझते हैं, नंबर समझते हैं, कैरेक्टर्स या वर्ड्स वगैरह समझते हैं, लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर को नहीं समझती है, वो हमेशा क्या समझती है, 0-1 की लैंग्वेज समझती है। तो इसी पर हमको सॉर्ट आउट करने के लिए जब कोई यूज़र किसी भी प्रोग्राम को बनाता है तो प्रोग्राम बनने के बाद उस प्रोग्राम को जब इंटरनली एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोग्राम टाइप होने के बाद जब प्रोग्राम में इनपुट स्टोर करते हैं तो उस समय हम कुछ प्रोसेस यूज़ में लेते हैं, उससे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वहाँ पे 2 तरह के प्रोसेस यूज़ में आते हैं, एक प्रोसेस होता है कंपाइलेशन प्रोसेस और एक होता है इंटरप्रेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं कि किसी भी इनपुट के बेस पर जो सोर्स कोड लिखा जा रहा है उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्राम को बनाता है और प्रोग्राम बनने के बाद उस प्रोग्राम में जो इनपुट स्टोर किया जाता है उस इनपुट को हम जनरल लैंग्वेज में काउंट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में काउंट करते हैं, लेकिन उस सोर्स कोड को बाइनरी कोड इट मीन 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस कोड का यूज होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड।
But please not hear that the modern machine are the just binary, but they are also have other low level language such as hexadecimal code and addresses language. So broadly, can you say that the programmer create a program, the source code which need to be converted into binary code. So the computer can execute in the basic flow of the execution are as follows कि जब कोई भी यूजर किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, कोई भी यूजर जब किसी भी मशीन के अंदर किसी प्रोग्राम का इनपुट स्टोर करता है, तो इनपुट जो हम डालते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में डालते हैं, इट मीन सोर्स कोड में डालते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी प्रोसेस या उसी फ्लो को हम कहते हैं बेसिक फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल कि यूज़र सोर्स कोड के बेस पर प्रोग्राम लिखेगा, प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाएगा और ट्रांसलेट होने के बाद वो प्रोग्राम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाइनरी फॉर्म को हम एग्जीक्यूट करके रिजल्ट को शो कर सकते हैं। The special software that translate a source code into machine understandable form as a translator software. For simply translation, we have broadly two types of translation softwares are compiler और interpreter. कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड को बाइनरी कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर मशीन यूज़ में ली जाती है, ट्रांसलेटर यूज़ में ली जाते हैं, जिनमें पहला ट्रांसलेट होता है उसे हम कहते हैं कंपाइलर और सेकंड जो ट्रांसलेटर यूज़ में आता है उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं इंटरप्रेटर। तो ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या होते हैं? तो बेसिक फ्लो में हमने स्टार्टिंग क्लासेस में ये चीज़ देख चुके हैं कि कंपाइलर इंटरप्रेटर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जब कोई यूज़र किसी प्रोग्राम को बनाता है तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं और इंटरप्रेट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। इट मीन्स किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को अगर हम मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और मशीन लैंग्वेज में लिखे गए कोड को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्जन करने के लिए हम जिस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं उसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। लेकिन प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही सेम होते हैं, बट दोनों में मेन जो डिफरेंट होता है वो डिफरेंट ही होता है कि कंपाइलर जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो प्रोग्राम हमारा सिंगल लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है। उस बेस पर कंपाइलर जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है या कन्वर्ट करता है तो कन्वर्ट करते समय वो लाइन बाय लाइन कोड चेक नहीं करता है, वो पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है और पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर की तरह ही होता है, बट प्रोसेसिंग करने का तरीका अलग होता है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और लाइन बाय लाइन कोड को चेक करने के बाद ही उससे प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है। अब दोनों ट्रांसलेटर किस तरह से काम करते हैं, उन दोनों का प्रोसेस क्या होता है, आखिर कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, उस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग दी हुई है। तो किस तरह से हम कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं, किस तरह से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उस चीज़ को समझाने के लिए कंपाइलेशन प्रोसेस का यूज हुआ है। A compiler take the source code and then follow certain micro steps to produce a low level language. The major steps in compilation process are listed below. Please remember that there are no any set of steps followed by compiler. Idea and understand what is compiler does. Some might say there are 4 steps of compilation. Some might say it is 6 steps. You just do another about the just concretely what the exactly compiler does. कि कंपाइलर जब किसी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है तो कन्वर्जन करने के लिए बेसिकली इसकी खुद की कोई स्टेप्स नहीं होती, बेसिकली 4 फेसेस में डिवाइडेबल होता है, 4 सेक्शन में डिवाइडेबल होता है। इन्हीं डिवाइडेबल बेस पर 4 फेस कौन कौन से होते हैं? तो इन 4 फेस में सबसे पहला फेस होता है प्रोसेसिंग फेस, नेक्स्ट फेस होता है कंपाइलेशन फेस, थर्ड होता है असेंबली फेस और फोर्थ होता है लिंकिंग फेस। कि बेसिकली किसी भी सोर्स कोड को जब हम किसी मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलेशन प्रोसेस में 4 फेस होते हैं, जिनमें प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबली और लिंकिंग 4 फेस होते हैं, जिनमें कंपाइलेशन के अंदर 2 अदर फेस होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड फेस। अब कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहला फेस होता है प्रोसेसिंग फेस। तो बेटा प्रोसेसिंग फेस का मतलब ये होता है कि दिस फेस रिमूव comments from the source code, for example C++ language that processor directories. The phase carry out all the processor directories such as macro, substitution, inclusion, header files, etc. Modules imported in a program using the import command are also added to the code during this phase. कि सबसे पहले कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहला फेस आता है, उस फेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग फेस।
तो प्रोसेसिंग फेज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में इनबिल्ट बने हुए जो कोड होते हैं उन कोड को हम जनरली टोकन्स कहते हैं या कुछ कीवर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। तो ये जो टोकन्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स वगैरह होते हैं, ये सारे आइडेंटिफायर और कांस्टेंट किसी न किसी लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। तो उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज। कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि जैसे हम आज मैथ मॉड्यूल का यूज करते हुए किसी मैथमेटिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मैथ मॉड्यूल का यूज करके अगर हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। तभी हम स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट, सील, फ्लोर या मैथमेटिकल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन किसी न किसी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में उन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना कंपलसरी है। तो सबसे पहला फेज आता है प्रोसेसिंग फेज। तो प्रोसेसिंग फेज उस प्रोग्राम में सबसे पहले लाइब्रेरीज को चेक करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट टूल्स हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट फंक्शंस हमें चाहिए, वो फंक्शंस हमारे इस प्रोग्राम में अवेलेबल हैं या नहीं है। इसी फेज के बाद सेकेंड नंबर जो फेज आता है उस फेज को हम कहते हैं कंपाइलेशन फेज। कंपाइलेशन फेज का मतलब होता है द कंपाइलेशन फेज कैन बी फर्दर subdivide into two phases, analysis phase and synthesis phase. Analysis phase, you have read that in a program the smallest individual unit is called the tokens, keyword, identifier, literals, operator, etc. In the analysis phase, the compiler identify all the tokens of the source code and their requirement. Using this information, the compiler create a special type of table called symbol table that contain the detail of all the tokens in the source code. कि जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज को चेक होने के बाद, उनकी प्रोसेसिंग होने के बाद जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग क्लासेस में ये चीज़ देखी थी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं टोकन, जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर, लिटरल्स, स्ट्रिंग, कमेंट्स वगैरह यूज में आते हैं। तो इन टोकन्स एक्चुअल में एक प्री प्रोसेसिव टूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्हें कभी कोई यूज़र बनाता नहीं है। ये टूल्स ऑलरेडी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं जो हमें बेस प्रोवाइड करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो एनालिसिस फेज, फ्रंट एंड फेज में कंपाइलर इन सारे टोकन्स को चेक करता है और आइडेंटिफाइड करता है कि ये सारे टोकन्स एक्चुअल में वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। क्योंकि अगर कहीं पर भी इनवैलिड कोड लिखा होगा तो वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डिबगिंग या एरर जनरेट होगी। तो एनालिसिस फेज सबसे पहले टोकन्स को चेक करता है और इन सिंबल को आइडेंटिफाइड करता है कि यूज़र ने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। एनालिसिस फेज के बाद सेकेंड फेज आता है, उस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। इसी का ही सेकेंड फेज होता है सिंथेसिस फेज, द बैकएंड फेज। द बैकएंड फेज ऑफ द कंपाइलर पार्सेस द कोड एंड जनरेट सिंटैक्स ट्री, analyzing the syntax of the source code. Syntax tree or abstract syntax is a tree representation of the syntax structure of the source code. For example, expression 4 into 5 plus 9 will represent the syntax tree of the following. कि टोकन्स और आइडेंटिफायर की चेकिंग होने के बाद नेक्स्ट फेज आता है, उस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। तो बेटा सिंथेसिस फेज का मतलब होता है कि जब आपने किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज करके इनपुट स्टोर किया तो उस इनपुट को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं उस एक्सेस में क्या इनपुट जा रहा है, वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। जैसे 4 into 5 पे तो इसका ट्री क्या बनेगा कि 4 into 5 मल्टीप्लाई, जैसे एक्सप्रेशन सॉल्व होगी प्लस होगा और आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज की यूज़र ने जो इनपुट डाला है उस इनपुट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट आता है द एंड ऑफ द कंपाइलेशन, ऑल द एरर्स फाइंड द सोर्स कोड एंड लिस्टेड इन द लाइन नंबर्स। कि जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम बनने के बाद जिसे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद इसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं, अगर कोई एरर्स हैं, तो उन एरर को चेक कर लिया जाता है और चेक करने के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। अगर कहीं पर कोई एरर मिलती है तो वो प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी फेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है असेंबली फेज। This phase receive the assembly level instruction and then convert into the object code which inform the machine code।
कि जैसे ही प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर लिया तो कंपाइल करने के बाद सोर्स कोड जो हमने टाइप किया है, सोर्स कोड अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेबल है तो वो असेंबली फेज में जाएगा और असेंबली फेज के थ्रू उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, दैट इज ए मशीन कोड बनेगा। और मशीन कोड बनने के बाद नेक्स्ट फेज आता है, उस फेज को हम कहते हैं लिंकिंग फेज। लिंकिंग फेज का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट कोड रिसीव बाय दिस फेज इज वेरी मच बाइनरी कोड बट स्टिल कंपाइलर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट बिकॉज लिंकिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी येट टू बी डन। दिस फेज डज दिस। इन दिस फेज ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी आर लिंक विद द ऑब्जेक्ट कोड। कि जैसे असेंबली फेज से हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है लिंकिंग फेज। द लिंकिंग फेज रिसीव बाय द फेज इज वेरी मच बाइनरी कोड बट स्टिल कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट बिकॉज लिंकिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी येट टू बी डन। कि जैसे लिंकिंग फेज में पहुंचते हैं तो लिंकिंग फेज में पहुंचने के बाद जितनी भी एग्जीक्यूटेबल लाइब्रेरीज होती है उन लाइब्रेरीज को यहाँ पर ज्वाइन किया जाता है, लिंक किया जाता है, उनकी EXE बनाई जाती है। द पार्ट ऑफ द कंपाइलर विच परफॉर्म द लिंकिंग ऑफ द लाइब्रेरी इज कॉल्ड द लिंकर। कि लिंकर जो होता है वो लिंकर क्या करता है कि सारी लाइब्रेरीज को लिंकिंग करता है और लिंकिंग करने के बाद एक फाइनल फेज बनाता है और फाइनल फेज होता है, उस फेज को हम कहते हैं लोडर फेज। द लोडर इज ए पार्ट ऑफ कंपाइलर दैट लोड द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। की जैसे ही इन्फॉर्मेशन लोडर के पास जाती है और लोडर के पास जाने के बाद वो मेमोरी के अंदर इनको एग्जीक्यूट कर देता है, दैट इज ए EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर की एक EXE फाइल डाउनलोड होती है। उस EXE फाइल में ओनली फॉर एक सिंगल फाइल होती है, बट जब उस फाइल को हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाके वो स्प्रेड हो जाती है और उसकी सारी प्रोग्रामिंग फाइल स्प्रेड हो जाती है और उसका एक पर्टिकुलर फोल्डर बन जाता है। तो उसी EXE फाइल को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। उसी टाइप से जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, लिंकिंग होने के बाद उसकी एक EXE बन जाएगी और जब उस EXE को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो इनपुट आप डाल रहे हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। तो इसी फेज को क्या कहते हैं, लोडर फेज कहते हैं और दैट इज द फाइनल फेज ऑफ द कंपाइलेशन फेज। अब इसी कंपाइलेशन फेज को हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए हम डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के बेस पर सबसे पहले जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर अपना सोर्स कोड लिख रहा है और सोर्स कोड लिखने के बाद एक प्रोग्राम जनरेट कर रहा है। प्रोग्राम जनरेट होने के बाद ये सोर्स कोड जैसे ही वो कंपाइल करेगा तो कंपाइल होने के बाद वो एनालिसिस और सिंथेसिस फेज में जाएगा। एनालिसिस और सिंथेसिस फेज के अंदर उसके कोड की चेकिंग की जाएगी और उसके जो भी एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन होने के बाद ये फेज असेंबली फेज में जाएगा और असेंबली फेज से वो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद यहाँ पर जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उन सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को ज्वाइन किया जाएगा और ज्वाइन करने के बाद जैसे उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर उसकी EXE फाइल बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है, तो सबसे पहले हम उस प्रोग्राम का इंटरफेस ड्रॉ करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। इंटरफेस ड्रॉ होने के बाद उस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है या प्रोसेस कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर सबसे पहले उस प्रोग्राम को चेक करता है कि यूज़र ने जो प्रोग्राम लिखा है क्या वो प्रोग्राम सक्सेसफुली मोड में है। उसकी हर चीज़ चेक की जाती है और चेक करने के बाद इंटरनली जो प्रोसेसर टूल्स होते हैं उनको चेक करते हैं, लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद फाइनल मोड में हमें EXE फाइल मिल जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं। बट इस कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर अगर कहीं कोई मिस्टेक या कोई एरर होती है तो एरर कंपाइल करते समय या प्रोग्राम को टाइप करते समय कभी भी एरर डिस्प्ले नहीं होती है। इसीलिए इसमें कंपाइलेशन के अंदर एरर जितनी भी होती है वो कंपाइल होने के बाद सारी एरर नीचे शो हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। इसी कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है इंटरप्रेशन प्रोसेस। Please note that the compiler work on the whole program. It convert all the lines of code into object code and then to executable code if there is any error. Even only at the last line of the code, the compiler would not proceed to the next phase until the whole code is error free. कि बेसिकली जब हम कंपाइलर का यूज करते हैं तो कंपाइलर में किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस प्रोग्राम में अगर कहीं कोई मिस्टेक्स या कोई एरर आती है तो उन एरर्स को पहले ट्रैक किया जाता है और वो पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद एरर को शो करता है। वो कभी भी जब तक हम एरर को सॉल्व नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा।
There are many compiled languages such as C, C++, C Sharp, Scala, etc. There are many interpreted processes such as Python, Perl, PHP, etc. कि basically C, C++, Java, C Sharp, Scala इन सारी CY लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर का यूज़ होता है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अंदर पर्ल, PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट दैट इज़ ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है जिनमें इंटरप्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो इसी कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का सेकंड प्रोसेस होता है दैट इज़ ए इंटरप्रेशन प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस होता है दैट इज़ ए इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। इंटरप्रिटेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? Since an interpreter, it is also a translator software like compiler. Its role is to convert the source code into machine intelligible code. Through its purpose is the same as compiler, its working is the very different from the compiler. Unlike compiler, work with the whole program at all steps. The interpreter focus on one line of code on one unit of code at a time. The interpreter analyzes one line of code, convert into object code at the required libraries. If any run fault, yes, the first line of code is executed even before the second line code is converted. कि कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद सेकंड इंटरप्रेशन प्रोसेस होता है जो भी प्रोग्रामिंग को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में या किसी भी सोर्स कोड को बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बट इस कोड कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में जो मेन डिफरेंट है। बट अब मेन जो डिफरेंट ये है कि इंटरप्रेशन में जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है या किसी यूनिट को चेक करता है। अगर उस यूनिट में कहीं कोई मिस्टेक्स होती है, कोई ड्रॉबैक्स होती है तो उसे सॉल्व कर लेता है, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन को चेक करना शुरू कर देता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही सेम बेस पे काम करते हैं बट दोनों जो मेन डिफरेंट हैं वो डिफरेंट ये है कि कंपाइलर लाइन बाय लाइन कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, वो पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और चेक करने के बाद उस लाइन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो वहीं पे स्टॉप कर देता है, अदरवाइज वो कन्वर्ट कर देता है। देन सेकंड लाइन को पढ़ता है, देन थर्ड लाइन को पढ़ता है और लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, जिसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे हमारे पास ये 5 लाइन का सोर्स कोड है, कंपाइलर का यूज किया, इसने पूरे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट किया और इसकी एक सी लाइन बना दी। अगर इंटरप्रेटर का यूज करते हैं तो इस सोर्स कोड को इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, फिर सेकंड को, थर्ड को, एक को पढ़ेगा और एक को एग्जीक्यूट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हम जब किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं दैट इज ए सोर्स कोड, यूजर जनरेटेड फॉर्मेट। बट इस यूजर जनरेटेड फॉर्मेट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से इसे प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन प्रोसेस। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है टॉपिक मेरा यहाँ पर एंड हो रहा है। कुछ डिफरेंशिएशन है जो बुक में दी हुई है जिन्हें आप पढ़ोगे